आफ्टर डूइंग फॉर्मेट एडजस्टमेंट, अब हम लोग आ जाते हैं सम्स पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी सम्स कर रहे हैं सबके सब सम्स 5 पेपर्स में आए हुए हैं सम्स हैं। तो ये सम्स अगर हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा कि जो भी एग्जाम में सम पूछ रहे हैं वो हम लोगों को आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। क्या लिखा है? ABC लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। नाउ इफ यू रिमेम्बर, अपने एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट हैविंग नो इफेक्ट्स में यही पहला एडजस्टमेंट था, दैट वाज ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का कोई भी डबल इफेक्ट नहीं होता। ऑथोराइज्ड कैपिटल सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तरीके से हम लोगों को लिखना होता है, और कहाँ पे लिखना होता है? अंडर द हेड शेयर कैपिटल। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, पूरा का पूरा सम सॉल्व करूंगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या बोला है? ऑथराइज्ड कैपिटल बोला है ₹5 लाख का। कितना है? ₹5 लाख divided into 5,000 equity shares of ₹100 each, of ₹100 each। तो जब हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? उसमें हम लोग लिखेंगे 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, और उसके सामने अमाउंट विल बी ₹5 lakhs, और उस 5 lakhs को डबल अंडरलाइन करके वैसे ही छोड़ देंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल ना तो असेट है ना तो लाइबिलिटी है, उसको कहीं पे भी बैलेंस शीट के टोटल में लेना नहीं है। दैट इज जस्ट फॉर सेक ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑन 31st March 2018, 2,500 shares were fully called up। हो फुल्ली कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने उतने पैसे कॉल किए। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसे मांग सकता है? 5,000, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल 5,000 है। कंपनी कैन इशू 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट। लेकिन अब तक कंपनी ने कितना कॉल किया है? सिर्फ कंपनी ने इशू किया 2,500 शेयर्स, विच इज फुल्ली कॉल्ड अप। फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज द फेस वैल्यू? सर फेस वैल्यू 100 है, मतलब इन 2,500 शेयर्स पे हमने पूरे के पूरे ₹100 का कॉल कर लिया है। तो व्हाट शुड बी अवर शेयर कैपिटल? सर अपना जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? शेयर कैपिटल शुड बी 2,500 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू हर एक से 100 रुपए लेंगे, तो दैट कम्स टू ₹2,50,000। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल व्हाट इज द अमाउंट? 2,50,000, राइट? ओके, अब यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट वर्ड इज फुल्ली कॉल्ड अप। मतलब क्या? देखो यहाँ पे एक तो फुल्ली कॉल्ड अप हो सकता है, या तो एक होगा फुल्ली पेड अप। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या? कंपनी ने ₹100 का फेस वैल्यू है, पूरा का पूरा कॉल किया है, मतलब यहाँ पे अनकॉल्ड कैपिटल है ही नहीं, इट इज फुल्ली कॉल्ड अप। अगर यहाँ पे कॉल्ड अप के जगह पे अगर लिखा होता, अगर यहाँ पे कॉल्ड अप के जगह पे अगर लिखा होता फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, कॉल्ड अप के जगह पे क्या लिखा होता? पेड अप। तो इसका मतलब क्या? कंपनी ने पूरा का पूरा कॉल किया, और पब्लिक ने, शेयर होल्डर्स ने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया है, राइट? फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने पूरा फेस वैल्यू कॉल किया। फुल्ली पेड अप का मतलब पब्लिक ने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया है।
लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को फुल्ली पेड अप नहीं दिए। क्या दिया है? फुल्ली कॉल्ड अप दिया है। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने पूरा का पूरा कॉल किया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि पब्लिक ने कितना पे किया। तो अगर तुम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है सर? यहाँ पे तो कॉल्सिन एरियर्स लिखा है। कॉल्सिन एरियर्स का मतलब पब्लिक ने इतना अमाउंट, शेयर होल्डर्स ने इतना अमाउंट पे नहीं किया है, नॉट पेड। अगर ये फुल्ली कॉल्ड अप के जगह पे अगर ये फुल्ली पेड अप होता, फुल्ली पेड अप मतलब पब्लिक ने पूरा का पूरा पैसा दे दिया है, देन इन दैट केस ये कॉल्सिन एरियर्स नहीं आता। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप? पेड अप का मतलब पब्लिक ने पे कर दिया है, कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने कॉल किया है, पब्लिक ने पे किया है या नहीं किया अब तक पता नहीं। ओके चलो, तो फटाफट मुझे बताओ यहाँ पे कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? सर शेयर कैपिटल होना चाहिए 2,50,000। उसमें से कितना अमाउंट पब्लिक ने पे नहीं किया है, शेयर होल्डर्स ने? सर 5,000। तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज पेड अप? पेड अप कैपिटल, व्हाट इज पेड अप कैपिटल? सर पेड अप कैपिटल का मतलब पब्लिक ने कितना पे किया। तो शेयर होल्डर्स ने टोटल 2,50,000 में से 5,000 पे नहीं किया, तो इन शॉर्ट वी कैन से 2,45,000 is paid by public। तो जो अपना पेड अप कैपिटल है, दैट पेड अप कैपिटल विल बी 2,45,000। क्लियर विद दिस? ओके, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, क्या दिया है लेट्स सी। The following are the balances extracted from the ledger of the company as on 31st March 2018। तो बैलेंस एक्सट्रैक्टेड का मतलब क्या है? बैलेंस बोले तो ट्रायल बैलेंस। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस। और हम सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस के लिए देयर इज ओनली वन इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस के लिए देयर इज ओनली वन इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे ना हर एक चीज डिटेल में लिख देंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा एज पर अवर फॉर्मेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों को बैलेंस शीट का, पीएनएल का फॉर्मेट अगर नहीं आ रहा है तो ये सब देखने का कोई मतलब नहीं बनता। फटाफट जाके पहले तुम लोग बैलेंस शीट का वीडियो देखो, पीएनएल का वीडियो देखो, अच्छे से उसको 2 से 3 बार लिखो, प्रॉपरली उसको बाय हार्ट करो। ठीक है, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स प्रॉपरली करो एंड देन ओनली कम टू दिस सम्स। ओके श्योर। इन्वेंट्री, अब जो इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में वो होता है ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। एंड अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1, यहाँ पे देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कितना दिया? 91,500। सो दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज योर क्लोजिंग स्टॉक, राइट? ओके, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, क्या है, कैसे है, उसमें कुछ भी दिया नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इन्वेंट्री है, दिस इन्वेंट्री वुड बी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सर स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ऑलरेडी मैंने तुम लोग को स्टॉक इन ट्रेड का मतलब बताया है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब वो गुड्स जो हम लोग खरीदते हैं बेचने के लिए। वी आर परचेसिंग गुड्स ओनली फॉर सेक ऑफ सेल, राइट? तो ये जो इन्वेंट्री है ओपनिंग स्टॉक, वो कहाँ पे जाएगा?
सर ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये जाएगा तुम्हारा चेंजेस इन इन्वेंटरी, राइट? चेंजेस इन व्हाट? इन्वेंटरी। ओके, अच्छा ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट बताओ तो जरा फटाफट। सर सेम वे, एक तो जाएगा चेंजेस इन इन्वेंटरी, और याद रखना चेंजेस इन इन्वेंटरी में फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सर सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री में। क्लियर विद दिस? चलो आगे चलते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है? सेकेंड वाला पॉइंट है सेल्स। बोलो सेल्स कहाँ जाएगा? सर सेल्स तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाएगा। वेरी गुड, तो सेल्स कहाँ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, देन परचेसेस बोला है। अब जो परचेसेस है वो उसने क्वेश्चन में दिया नहीं है कि वो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड बोले तो वन टाइप ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने अज्यूम ऑलरेडी किया है कि जो भी इन्वेंट्री है वो स्टॉक इन ट्रेड का है, तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग कि जो हम लोग परचेज करेंगे वो फिनिश गुड्स का होगा। तो ये जो आएगा ये जाएगा तुम्हारे परचेसेस में। Purchases of what? Stock in trade. Very good. प्रोडक्टिव वेजेस, फटाफट बताओ वेजेस तुम किसको पे करोगे? सर वर्कर्स को। वर्कर बोले तो रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज, तो ये जाएगा तुम्हारे एम्प्लॉय के एक्सपेंस में। देन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज अवर एक्सपेंस, राइट? अब डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे जाएगा? देखो डिस्काउंट हम लोग अपने एम्प्लॉय को तो देते नहीं है, ये डेप्रिसिएशन भी नहीं है, ये इंटरेस्ट बोले तो फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं है, राइट? तो ये कहाँ पे जाएगा? तो इसके लिए कोई स्पेस नहीं है, तो ये जाएगा अपने अदर एक्सपेंस में। तो जो भी एक्सपेंस समझ में नहीं आता है वो सब कहाँ पे जाएगा? अदर एक्सपेंस। ओके, देन नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड बोले तो इनकम, और इनकम अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही है, दैट इज अदर इनकम, अदर इनकम, राइट? ओके, अब ये जो इंश्योरेंस है वो जाएगा कहाँ पे? सो इंश्योरेंस के लिए भी तो कोई स्पेस नहीं है, इंश्योरेंस इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो ये भी जाएगा अदर एक्सपेंस में। कहाँ पे जाएगा? अदर एक्सपेंस। लेकिन 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 यहाँ पे है एक हिडन एडजस्टमेंट, जो ये ब्रैकेट में दिया है, दिस इज योर एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट है तो कितना इफेक्ट आएगा फटाफट बताओ। सर एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज योर करंट ईयर एंड? सर अपना जो करंट ईयर एंड है ना, दैट इज 31 मार्च 18, 31 मार्च 18, बराबर है ना? और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या डेट दिया है? सर यहाँ पे तो 30 जून दिया है, 30 जून, मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई एंड जून, मतलब हमने जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है दैट इज 3 मंथ का एडवांस, दैट इज 3 मंथ का एडवांस, इट इज अवर एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम। तो फटाफट बताओ अगर तुमने एडवांस में पे किया तो व्हाट विल बी डबल इफेक्ट? एक तो इंश्योरेंस के प्रीमियम में से हो जाएगा माइनस, और दूसरा
ये जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। बट बैलेंस शीट में असेट साइड कहाँ पे सर? बैलेंस शीट में असेट साइड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि ये एडवांस हो गया ना, तो एडवांसेस में जाएगा। तो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड? कहाँ पे? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि ये विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर है, 1 साल से कम है तो वो शॉर्ट टर्म हुआ, 1 साल से ज्यादा रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। राइट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडवांस? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडवांस? तो देखो, ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, मैंने टोटल इंश्योरेंस कितना पे किया? सर आपने टोटल इंश्योरेंस पे किया 6720। वेरी गुड। कितने साल का? एक चीज याद रखना, इंश्योरेंस का प्रीमियम हम लोग जब भी पे करते हैं, अगर मैं जनरल इंश्योरेंस का बात करूं तो इट इज ऑलवेज फॉर 1 ईयर। तो ये जो 6720 है दैट इज फॉर 12 मंथ्स। राइट, तो अगर मैं 6720 को डिवाइड कर दूं 12 से, तो 6720 डिवाइडेड बाय 12, तो जो मेरा मंथली है दैट कम्स टू 560 इनटू कितने महीने का एडवांस है सर? 3 महीने का, इनटू 3, सो द एडवांस अमाउंट कम्स टू 1680। सो what is my prepaid insurance, what is my advance insurance? The amount is 1680. So what will be the double effect for this 1680? So double effect आएगा एक, तो इंश्योरेंस में से माइनस, और दूसरा बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, ये सैलरी हम लोग किसको पे करने वाले? सर एम्प्लॉइज को। तो ये बन गया है अपना एम्प्लॉय का एक्सपेंस। रेंट क्या हम लोग एम्प्लॉय को पे करते हैं? नहीं, तो दैट कम्स टू अदर expense. General expense, other expenses, other expense. Profit and loss account, profit and loss account, credit balance. अब मुझे बताओ, करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अभी बनाएंगे, तब जाके करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये पहले से ही दिया है, तो बताओ फटाफट ये कौन सी ईयर का रहेगा? सर ये पहले से दिया है, इसका मतलब ये लास्ट ईयर का रहेगा। वेरी गुड। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा तुम्हारे रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में। कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, श्योर। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो ये जाएगा अदर एक्सपेंस में। देन एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये भी जाएगा अदर एक्सपेंस में। बोनस, फटाफट बताओ बोनस किसको दोगे? सर एम्प्लॉय को, तो दैट विल बिकम योर एम्प्लॉय का एक्सपेंस। राइट, अकाउंट रिसीवेबल ये जाएगा तुम्हारे बैलेंस शीट में असेट साइड अंडर द हेड ट्रेड रिसीवेबल्स। अकाउंट पेएबल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ट्रेड पेएबल्स। मशीनरी that is your fixed asset. Furniture, that is also your fixed asset. Cash at bank, cash and cash equivalent. Cash in hand, cash and cash equivalent. Reserve बोले तो जनरल रिजर्व रहेगा, वी आर अज्यूमिंग, तो वैसे भी गोल गोल घूम के रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में ही जाएगा। लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, लोन फ्रॉम मतलब हमने ये लोन लिया है। राइट, हमने ये लोन लिया है, बराबर। तो लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब इट इज अवर लायबिलिटी, बराबर है। तो लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ जाएगा? दिस विल बिकम योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कहाँ जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर से अगर तुमने लोन लिया है तो दैट इज योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बैड डेट्स बोले तो अदर एक्सपेंस। शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? सर शेयर कैपिटल तो जाएगा शेयर कैपिटल में। राइट, शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल के हेड में। और पॉलिसी इन एरियर्स क्या होगा?
माइनस कर देंगे शेयर कैपिटल में से, तभी तो हम लोग को पेड अप कैपिटल मिलेगा। तो शेयर कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर? ओके। अब अब यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस का एक एक इफेक्ट तो देख लिया, लेकिन लेकिन अगर तुम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली किया हुआ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैं इसका बात करूं सेकंड क्वेश्चन का, तो देखो यहाँ पे भी तो ये ट्रायल बैलेंस है, राइट? लेकिन ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस का अमाउंट चेक करो। देखो यहाँ पे ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो ये टैली हो गया, राइट? और ट्रायल बैलेंस हम सबको पता है वो हमेशा टैली होता है, और ट्रायल बैलेंस टैली होगा तभी तो फाइनल अकाउंट भी टैली होगा, राइट? तो ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट में दिया है हम उसको डेबिट इफेक्ट देंगे, जो भी क्रेडिट में दिया है उसको हम लोग क्रेडिट इफेक्ट देंगे, राइट? लेकिन 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 अगर हम लोग अपने इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस दिया है वो डेबिट और क्रेडिट ऐसे नहीं दिया है। देखो यहाँ पे नीचे कहीं टैली अमाउंट दिया है क्या तुमको? नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन उसने यहाँ पे क्रिएट किया है। देखो अगर तुम इस ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं करते हो और तुम फाइनल अकाउंट बना देते हो तो भी चलेगा, इफ यू आर नोइंग कि यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट व्हाट आई विल सजेस्ट, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू सबसे पहले वहां पे ना डेबिट और क्रेडिट लिखो, और ना उसको टैली करके पहले चेक करो कि तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो फाइनल अकाउंट जिंदगी में कभी टैली नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग है ना कोई ट्रायल बैलेंस का डेबिट वाला आइटम अगर हम लोग फाइनल अकाउंट में क्रेडिट में लिख दे, राइट, तो वो कभी टैली नहीं होगा। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रायल बैलेंस में तुम सबसे पहले वहां पे डेबिट और क्रेडिट पहले ही लिख दो, सो दैट कि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस टैली है तो फाइनल अकाउंट के टैली होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो चलो फटाफट हम लोग चेक कर लेते हैं। इन्वेंट्री का बैलेंस क्या होता है, फटाफट बताओ सर। इन्वेंट्री बोले तो डेबिट, तो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया। सेल्स इनकम है तो क्रेडिट, परचेस एक्सपेंस है तो डेबिट, प्रोडक्टिव वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस है तो डेबिट, रेंट एक्सपेंस है डेबिट, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है डेबिट, पीएनएल को तो सामने से दिया है क्रेडिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है तो डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है डेबिट, बोनस एक्सपेंस है डेबिट, ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल असेट है तो डेबिट, अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, मशीनरी असेट है डेबिट, फर्नीचर असेट है तो डेबिट, कैश एंड बैंक बैलेंस है डेबिट, कैश इन एंड डेबिट, रिजर्व्स इज अवर लाइबिलिटी तो क्रेडिट, लोन लिया है मैनेजिंग डायरेक्टर से, इट इज योर लाइबिलिटी क्रेडिट, बैड डेट्स एक्सपेंस है तो डेबिट, शेयर कैपिटल इज अवर लाइबिलिटी तो क्रेडिट, और शेयर कैपिटल में से कॉल्सिनेरियस माइनस होता है, कॉल्सिनेरियस इज वन टाइप ऑफ लॉस, तो बेसिक बैलेंस हो जाता है डेबिट। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट अपने डेबिट का टोटल कर लेते हैं। लेट्स सी कितना आएगा सिर्फ डेबिट का टोटल। ठीक है, 50,000 प्लस 3 lakhs प्लस 70,000 प्लस 4,200 प्लस 3150 तो नहीं आएगा, 6,720 प्लस 18,500 प्लस 6,000 प्लस 8,950 प्लस 6,220 नहीं आएगा, 2,400 प्लस 3,800
plus 10,500 plus 38,700 plus 80,500 plus 17,100 plus 1,30,000 cash at bank plus cash in hand का 4,700 plus 3,200 bad debts plus calls in arrears का 5,000. So the total amount comes to debit side का 7,60,270. 7,60,270 ये डेबिट का टोटल हो गया. ओके चलो अब हम लोग क्रेडिट का भी टोटल कर लेते हैं. 4,25,000 प्लस 3,150 प्लस 6,220 प्लस 35,200 प्लस 25,000 रुपीज रिजर्व्स का प्लस 15,700 लोन प्लस 2,50,000. So that comes to 2,70,000 to 2,60,270. तो इसका मतलब अपना जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो चुका है. ओके एक बार ट्रायल बैलेंस अगर टैली रहेगा ना तो तुमको पता चलता है व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं. ओके कभी कभी क्या होता है ना क्वेश्चन में ना सिर्फ डिस्काउंट लिखा होता है. इट इज नॉट गिवन कि इट इज डिस्काउंट अलाउड कि इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. राइट तो हमको क्या करना पड़ता है ट्रायल बैलेंस को टैली करने का. टैली करते वक्त अगर तुमने डिस्काउंट अलाउड लिया है और टैली नहीं हो रहा है तो उसको डिस्काउंट रिसीव कर दो. डिस्काउंट रिसीव लिया है टैली नहीं हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउड कर दो. तो ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस को टैली करके चेक करते हैं. तो यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस टैली किया हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया. इसका मतलब हमने जिसको डेबिट सोचा था वो डेबिट ही है, हमने जिसको क्रेडिट सोचा था वो क्रेडिट ही. तो इससे क्या होता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाता है. ओके चलो तो ट्रायल बैलेंस का हम लोगों ने सब इफेक्ट देख लिया कहाँ पे और कैसे जाएगा. चलो फटाफट एडजस्टमेंट्स का भी डबल इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि सम सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी हो जाए. सेकंड क्या है डेप्रिसिएशन. Depreciation to be charged on plant and furniture 15% and 10% respectively. Right? तो फटाफट मुझे बताओ 15% प्लांट पे कितना आएगा. सर प्लांट का जो अमाउंट है व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्लांट. सर प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 80,500 और उस पे आएगा 15%. सो दैट कम्स टू 12,075. 12,075 ये डेप्रिसिएशन हो गया प्लांट एंड मशीनरी का. और फर्नीचर का 10% है सो दैट कम्स टू 1710 फर्नीचर. व्हाट विल बी डबल इफेक्ट. एक तो रिस्पेक्टिव असेट में से माइनस होगा और दूसरा पीएनएल में डेबिट साइड बोले तो कहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के हेड में जाएगा. राइट श्योर. देन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. आउटस्टैंडिंग है तो क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा. किसमें ऐड करना पड़ेगा ऐड टू योर रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. और सेकंड पे कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज. एक तो रिस्पेक्टिव हेड में ऐड होगा और दूसरा अदर करंट लायबिलिटीज. वेजेस में ऐड होगा सेकंड इफेक्ट अदर करंट लायबिलिटी. सैलरी में ऐड होगा सेकंड इफेक्ट अदर करंट लायबिलिटी. रेंट में ऐड होगा सेकंड इफेक्ट अदर करंट लायबिलिटी. ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वेजेस को एक यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया कि कुछ आउटस्टैंडिंग है. सैलरीज में मैंने यहाँ पे भी प्लस लिख दिया कि यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग है. और रेंट में यहाँ पे प्लस लिख दिया यहाँ पे भी 600 का आउटस्टैंडिंग है. ओके देन नेक्स्ट क्या है
नेक्स्ट बोला है सेल्समैन आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 1% ऑन सेल्स। बोलो फटाफट व्हाट इज योर सेल्स? सर सेल्स है 4,25,000। सो 4,25,000 into 1%, that gives you 4,250। और इसका डबल इफेक्ट क्या है सर? देखो ये एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट में दिया मतलब अब तक इसका पेमेंट हुआ नहीं है, पेमेंट हुआ नहीं है इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। तो व्हाट विल बी डबल इफेक्ट? पहली बार तो सर ये एक्सपेंस है तो ये जाएगा तुम्हारे अदर एक्सपेंस में क्योंकि इट इज योर सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस। और दूसरा ये अभी तक पे नहीं किया है, इट इज योर लाइबिलिटी, सो इट विल गो टू योर अदर करंट लाइबिलिटीज। आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी बिकॉज इट इज योर लाइबिलिटी, इट इज पेबल। एक्सपेंस है इसलिए वो कहाँ गया अदर एक्सपेंस। ओके देन नेक्स्ट ₹4,000 आर टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो इसका जो दोनों इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट, पहला भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, दूसरा वाला भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। पहला वाला क्या होगा? लेस फ्रॉम योर पीएनएल अकाउंट एज व्हाट? एप्रोप्रिएशन। दूसरा वाला क्या होगा? एड टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, दूसरा इफेक्ट भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम पीएनएल, दूसरा इफेक्ट एड टू जनरल रिजर्व, राइट? नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड किसको दोगे सर? डिविडेंड हम लोग पे करेंगे शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को पे करोगे तो ये अपने लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? सॉरी ये तो अपने लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस है लेकिन ये किससे रिलेटेड है? शेयर होल्डर से। तो ये क्या हो गया? एप्रोप्रिएशन। तो फटाफट मुझे बताओ अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? सर पहला इफेक्ट जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेस फ्रॉम पीएनएल, क्योंकि पीएनएल में से ही तो एप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे, राइट? करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसी में से एप्रोप्रिएशन माइनस होगा। वेरी गुड। और दूसरा सर देखो अभी तक ये जो है ना ये प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड का मतलब अभी तक हमने पे नहीं किया है तो इट इज पेबल, इट इज अ लाइबिलिटी। और डिविडेंड के लिए हम लोग बड़ी वर्ड यूज करते हैं प्रोविजन। सो ये लाइबिलिटी में जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कहा जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द अमाउंट? सर 5%। सो 2,50,000 पे 5%। शेयर कैपिटल कितना है? 2,50,000, उस पे 5%। एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे याद रखना डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पर होता है। यहाँ पे देखो सामने से दिया डिविडेंड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल, और अपना पेड अप शेयर कैपिटल हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया कितना? 2,45,000। सो बोलो पता 2,45,000 इंटू 5%। सो बोलो व्हाट इज 2,45,000 का 5%? सो 2,45,000 into 5%. So that comes to 12,250. 12,250. Clear with this? You are required to prepare profit and loss statement for the year ended 31st March 2018 and the balance sheet as on that date in accordance with Companies Act 2013 in vertical form along with what? Notes to accounts. तो हम लोगों को यहाँ पे notes to account भी बनाना है। Okay? Now let's see the solution. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा बैलेंस शीट यहाँ पे रेडी रखा है। पूरा का पूरा बैलेंस शीट डिक्टो सेम जैसा फॉर्मेट है वैसे का वैसा, राइट? सेम वे हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बना के रखा है, जो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है, सेम फॉर्मेट से यहाँ पे बना के रेडी रखा है, ठीक है? एंड देन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल का, रिजर्व्स का एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड ऑल दी अदर नोट्स टू अकाउंट जो भी हम लोगों को सम सॉल्व करते वक्त जरूरत पड़ेगा, ठीक है? तो ये मैंने पहले से क्यों बना के रखा? सो दैट कि सम सॉल्व करते वक्त अपना टाइम थोड़ा सा बचे। ओके चलो तो अब लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। देखते हैं सम्स में क्या दिया है और कैसे दिया है। फॉर्मेट जो है वो तो बाद में काम आएगा, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है। नोट्स टू अकाउंट्स में हम सबसे पहले लिखेंगे एंड देन वी विल ट्रांसफर द सेम अमाउंट टू व्हाट? आवर फॉर्मेट, ठीक है? चलो
सम्स पे आ जाते हैं जरा। क्या लिखा है? एबीसी लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल है कितने रुपीस का? 5 लाख रुपीस का, डिवाइडेड इनटू 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, राइट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो अपना इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट है? इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल के हेड में क्या लिखेंगे? ऑथोराइज्ड कैपिटल, ओके। और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? वी आर गोइंग टू राइट 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। याद रखना, ईच के बाद हमको कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ मतलब कुछ भी नहीं, फुल्ली पेड अप नहीं, फुल्ली कॉल्ड अप नहीं, कुछ नहीं, राइट। तो 5000 into 100 अमाउंट विल बी 5 lakhs एंड इस अमाउंट को हम लोग कर देंगे डबल अंडरलाइन। क्यों डबल अंडरलाइन करेंगे? क्योंकि ये जो अमाउंट है वो हमारे बैलेंस शीट में कहीं पे भी आने वाला नहीं है, ना तो लायबिलिटी में ना तो असेट्स में। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तरीके पे हम लोग क्या करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंट कर दें सो दैट कि शेयर होल्डर्स को पता चले व्हाट इज अवर ऑथोराइज्ड कैपिटल, ओके। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? ऑन 31 मार्च 2018 2500 शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड अप। तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया है। 2500 into 100 अमाउंट कम्स टू 2,50,000 और वो 2,50,000 यहाँ पे शेयर कैपिटल के नाम से 2,50,000 लिखा भी है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे, ओके। ना बिफोर गोइंग अहेड, ये ट्रायल बैलेंस का इंक्रीज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आ जाते हैं एडजस्टमेंट में, और जो भी एडजस्टमेंट के अंदर है वो हम लोग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट क्यों पहले करेंगे? क्योंकि एडजस्टमेंट में हम लोग को पता है वहां पे डबल इफेक्ट होता है, तो डबल इफेक्ट करते करते ना कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हेंस वी विल मेक अ प्रैक्टिस कि हम लोग पहले एडजस्टमेंट्स करें और बाद में फिर ट्रायल बैलेंस का पोस्ट करें, ओके। चलो, व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट? सर फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फटाफट डबल इफेक्ट बताओ। सर एक आएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री में और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के करंट असेट्स के इन्वेंट्री में, राइट। चलो, तो आ जाते हैं यहाँ पे अपने फॉर्मेट में। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग चेंजेस इन इन्वेंट्री में। कहाँ गया वो नोट्स टू अकाउंट्स? चेंजेस इन इन्वेंट्री यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या बोलता है? चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग स्टॉक, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। याद रखना, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ओनली वन इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो इसका आएगा डबल इफेक्ट, ठीक है। ये एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, ओके। चलो, आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। फटाफट देख के मेरे को बताओ व्हाट इज ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक है 50,000, ओके। तो ओपनिंग जो अमाउंट है दैट इज 50,000। क्लोजिंग कितना है? सर क्लोजिंग का अमाउंट है 91,500, ओके। तो दिस इज 91,500। तो बोलिए व्हाट इज द आंसर? बोलो क्या आएगा आंसर? 50,000 माइनस 91,500 दैट कम्स टू 41,500, राइट, ओके। अगर मैं ये 50,000 का बात करूं तो ये 50,000 कहाँ से आया है? ट्रायल बैलेंस में से ओनली वन इफेक्ट। लेकिन ये जो 91,500 है वो कहाँ से आया है? एडजस्टमेंट में, तो इसका डबल इफेक्ट आएगा। फटाफट बताओ क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट। सर क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड मतलब कहाँ पे? सर बैलेंस शीट में असेट साइड का मतलब होता है
करंट असेट में, दैट इज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? सर 91,500। ओके, तो इसी के साथ ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया था ओनली वन इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया था उसके लिए 2 इफेक्ट्स। देन व्हाट इज द सेकंड एडजस्टमेंट? सर सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का। प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है और फर्नीचर पे है 10%। ओके चलो, तो आ जाते हैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? फिक्स्ड असेट में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी, उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, फिर दूसरा आएगा फर्नीचर एंड उसमें से भी हम लोग माइनस कर देंगे उसका डेप्रिसिएशन, राइट। चलो अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है? सर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 80,500, तो दिस इज 80,500। फर्नीचर का अमाउंट कितना है? सर फर्नीचर का अमाउंट है 17,500, 17,100, राइट। और ये दोनों भी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में से हमने लिखा है, तो इन दोनों अमाउंट के लिए देयर विल बी ओनली वन इफेक्ट, राइट। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो प्लांट एंड मशीनरी पे है 15% एंड फर्नीचर पे है 10%, राइट। सो 80,500 into 15%, so that gives me 12,075, राइट। और उसको अगर हम लोग माइनस कर दे 80,500 में से, so that gives me 68,425. Similarly 10% अगर माइनस किया तो that comes to 1710, so 17,100 into 10% माइनस कर देंगे तो that gives me 15,390, राइट। श्योर। तो अब यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है और ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आता है। एक इफेक्ट असेट में से माइनस हो गया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सर सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड मतलब कहाँ पे? सर पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड मतलब पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंस में, एक्सपेंस भी कहाँ पे? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। So depreciation on plant and machinery is 12,075 and depreciation on furniture is 1,710. ओके चलो, तो इसी के साथ सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे हो तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा सम डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, क्योंकि इसके बाद के सम्स में डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स करूंगा। ओके चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज का, राइट। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है और रेंट है। तो जो वेजेस है, जो सैलरीज है, ये हम लोग एम्प्लॉय को पे करते हैं तो एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा, राइट। और जो रेंट है दैट विल बी योर अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, राइट। चलो, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में वेजेस कितना है। यहाँ पे मैं इन्वेंट्री को येलो कर देता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो वेजेस कहाँ है? प्रोडक्टिव वेजेस 70,000। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट में।
एम्प्लॉय कॉस्ट में हम लोग लिखेंगे वेजेस, राइट, उसमें हम लोग लिख देंगे एड आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस का जो अमाउंट है वो ट्रायल बैलेंस में दिया, ओनली वन इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट में है टू इफेक्ट्स। सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे सैलरी, सैलरी जो ट्रायल बैलेंस में दिया ओनली वन इफेक्ट, उसी में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंड दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी विल हैव टू इफेक्ट्स, राइट। चलो वेजेस का अमाउंट कितना है सर? 70,000, वेजेस का अमाउंट है 70,000। एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट कितना है सर? आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट है 5,200, 5,200। So total comes to 75,200. Similarly, salary कितना है सर? 18,500, salary is 18,500. Outstanding salary कितना है सर? 1,200. तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो दैट कम्स टू 19,700। क्लियर? ओके, यहाँ पे जो 70,000 है और जो 18,500 है ये हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में लिखा है ओनली वन। लेकिन ये जो 5,200 है और ये जो 1,200 है, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब इट इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पेबल, पेबल बोले तो लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में कहाँ पे? लाइबिलिटी में इट विल गो टू योर अदर करंट लाइबिलिटीज। कहाँ जाएगा लाइबिलिटी में? अदर करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? एक आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, second will be outstanding salary. What is the amount of outstanding wages? 5,200. Outstanding salary कितना है? So that is 1,200. Very good. And third वहाँ पे आएगा outstanding rent. बोलो what is the amount of outstanding rent? Sir outstanding rent का amount है 600. Sure. Outstanding rent का amount है 600. Okay. But ये रेंट तो हम लोगों को लिखना है, बताओ फटाफट रेंट कहाँ लिखोगे? सो रेंट हम लोग लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, पीएनएल अकाउंट में डेबिट मतलब यहाँ पे अदर एक्सपेंस में। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे रेंट, और यहाँ पे रेंट का कौन सा अमाउंट आएगा? जो ट्रायल बैलेंस में, राइट। यहाँ पे सैलरी का अमाउंट हमने लिख दिया है, रेंट का अमाउंट आएगा 6,000, राइट। रेंट का अमाउंट है 6,000, उसी में हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, एंड द आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट कितना है सर? 600। दोनों का टोटल कितना आएगा? 6,600। ओके श्योर। तो यहाँ पे ये जो 6,000 है ओनली वन इफेक्ट, ये जो 600 है उसका डबल इफेक्ट, लेकिन हम लोग ने ऑलरेडी उसका सेकेंड इफेक्ट अदर लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में लिखा। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? Salesmen are entitled to a commission of 1% on sales. Sales है 4,25,000, उसका 1% comes to 4,250, right? तो सेल्समैन को कमीशन देना है 4,250 का। तो एक तो ये हो गया अपना एक्सपेंस, और दूसरा हो गया अदर करंट लाइबिलिटी की, जो वो पेबल है, राइट। एक्सपेंस बोलेंगे तो कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंस में। चलो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेल्समैन का कमीशन, सेल्समैन कमीशन 4,25,000 का 1%, दैट कम्स टू 4,250, राइट। सेकेंड इफेक्ट वो अपने को पे करना है, इट इज अवर लाइबिलिटी, इट इज पेबल, सो दैट विल गो टू योर अदर करंट लाइबिलिटीज। कहाँ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सेल्समैन सैलरी कितना? 4,250। सेल्समैन का सैलरी नहीं है, कमीशन है, सॉरी, सो दिस इज कमीशन। ओके देन नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 4,000 रुपीज आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व।
राइट। तो अब जनरल रिजर्व बोले तो इसका डबल इफेक्ट क्या आएगा, सर इसका डबल इफेक्ट आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, राइट। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान दो यहाँ पे कैसे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये फॉर्मेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस तुमको कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा ट्रायल बैलेंस में से। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 6220, तो वो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया 6220, राइट। ये 6220 कहाँ से मिला, ट्रायल बैलेंस में से ओनली वन, राइट। उसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। सर प्रॉफिट फॉर करंट ईयर तो पता ही नहीं है, हाँ। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो अमाउंट मिलेगा, ये वाला अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट फॉर करंट। ओके, तो अब क्या हो गया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट उसमें ऐड कर दिया, करंट ईयर का प्रॉफिट टोटल मिल जाएगा। उस टोटल में से हम माइनस कर देंगे एप्रोप्रिएशन, राइट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या, ओनर के लिए जो पैसा हम लोग साइड में रखते हैं या हम लोग जब रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, एप्रोप्रिएशन, राइट। तो यहाँ पे 4000 रुपीज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उसका दो इफेक्ट क्या बोला था मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस में लेस फ्रॉम पीएनएल, लेस फ्रॉम पीएनएल, तो पीएनएल में से माइनस। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा पीएनएल अकाउंट है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, राइट। क्या माइनस कर रहे हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना, 4000, और यही 4000 क्या होगा, सर जनरल रिजर्व में ऐड होगा, और क्या होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो भी जनरल रिजर्व है, उसी जनरल रिजर्व में हम लोग ऐड कर देंगे एडिशन। कितने का एडिशन किया, 4000। जरा ट्रायल बैलेंस में चेक करके बताओ जनरल रिजर्व कितना था, सर ट्रायल बैलेंस में यहाँ देखो रिजर्व्स 25,000 है, तो रिजर्व का मतलब जनरल रिजर्व कितना, 25,000, उसमें ऐड कर दिया एडिशन 4,000, तो दैट कम्स टू 29,000, राइट। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, ये जो एडजस्टमेंट था, ये जो एडजस्टमेंट था 4000 रुपीज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उसका डबल इफेक्ट क्या था, उसका डबल इफेक्ट था रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लेस फ्रॉम पीएनएल, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ऐड टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे देखो, ये अगर तुम ध्यान से हेडिंग देखोगे, तो ये जो हेडिंग है, दिस हेडिंग इज रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें पीएनएल में से क्या हो गया, माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में क्या हुआ है, ऐड एडिशन 4000 रुपीज, तो यहाँ से माइनस हो गया और नीचे जनरल रिजर्व में प्लस हो गया, क्लियर। तो दिस वाज डबल इफेक्ट फॉर व्हाट, जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ओके। देन नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट है डिविडेंड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5%। तो व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल, 2,50,000 में से माइनस 5 किया था हमने, तो 2,45,000 पेड अप कैपिटल, 2,45,000 का 5%, तो अमाउंट कितना आ रहा है, दैट कम्स टू 2,45,000 into 5%, so that comes to 12,250, that comes to what, 12,250। चलो इसका डबल इफेक्ट बोल के बताओ, सर रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल में से माइनस, तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी ये पीएनएल में से माइनस मतलब एप्रोप्रिएशन, और वैसे भी अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग किसको पे कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस से वो क्या बन जाएगा अपना, एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, और ये अमाउंट कैसे आ गया, 2,45,000 into 5%, so that comes to 12,250, that comes to
12,250, राइट। अब इस 12,250 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये जो 12,250 है इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सर देखो, प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड किसको पे करते हैं? शेयर होल्डर को। अभी तक पे किया नहीं, इट बिकम्स पेबल, पेबल बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में कहाँ जाएगा? सर लाइबिलिटी में जाएगा वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड, कितना आएगा? 12,250। ओके, चलो देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ओहो, एडजस्टमेंट खत्म हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बोल दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट बोल दिया है और बोला है नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी बना रहे, राइट। इसी के साथ एडजस्टमेंट जितने भी थे उस एडजस्टमेंट्स का हम लोगों ने डबल इफेक्ट कर लिया है, जिसके अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल वाज द ओनली इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कभी कभी ना इन्वेस्टमेंट देते हैं, उसका तुम लोगों को फेस वैल्यू दिया रहेगा, उसका मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, लोन दिया रहेगा, लोन के साथ में उसका सिक्योरिटी दिया रहेगा, तो वो सब कुछ तुम लोगों को यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। ओके, चलो अब अगर मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग का बात करूँ, ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग का, तो यहाँ पे एक एक इफेक्ट आएगा हर एक पोस्टिंग को, राइट। चलो, तो सबसे पहला आइटम क्या है? दैट इज सेल्स, 4,25,000। तो सेल्स कहाँ जाएगा? सर सेल्स तो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आ जाओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लिख दो सेल्स 4,25,000। अगर कोई सेल्स रिटर्न है, जैसे कि इस क्वेश्चन में तो है नहीं, तो मैं नहीं लिख देता हूँ, बट अगर रहेगा तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? माइनस। So that comes to 4,25,000. Okay, then परचेसेस कितना दिया? 3 lakhs। और ये जो परचेसेस है वो किसका रहेगा? परचेसेस ऑफ व्हाट? स्टॉक इन ट्रेड। तो वो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में, यहाँ पे लिख देते हैं परचेसेस। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेसेस? दैट इज 3 lakhs। अगर कोई परचेस रिटर्न है तो इसी में से क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा? ऑलरेडी हमने लिखा है अदर एक्सपेंसेस, राइट। प्रोडक्टिव वेजेस ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड विल गो टू अदर एक्सपेंसेस। तो आ जाते हैं हम लोग अदर एक्सपेंसेस में, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 4,200। नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड बोले तो अदर इनकम 3,150। तो अदर इनकम में आ जाते हैं, अदर इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड 3,150। देन नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस के अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट था जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इज 6,720, जिसके अंदर 1,680 वाज एडवांस, राइट। तो इंश्योरेंस कहाँ लिखेंगे? सर इंश्योरेंस तो अदर एक्सपेंस में ही जाएगा, तो आ जाते हैं अदर एक्सपेंस में, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इंश्योरेंस। कितना अमाउंट आएगा? 6,720। उसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एडवांस इंश्योरेंस। कितना? 3 महीने का, 1,680। चलो माइनस कर देंगे हम लोग 6,720 माइनस 1,680, दैट कम्स टू 5,040, राइट। लेकिन अब यहाँ पे ये जो 6,720 ये तो ट्रायल बैलेंस में दिया तो ओनली वन इफेक्ट, लेकिन ये जो 1,680 है ये बन गया है अपना हिडन एडजस्टमेंट। तो ये एडवांस एक्सपेंस है, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड। बैलेंस शीट में असेट साइड कहाँ पे? सर एडवांस दिया है तो कॉमन सेंस से वो एडवांस में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन दो बन गया,
तो चलो ये मैंने गलती से यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख दिया है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है, इट इज शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट कितना आएगा सर, अमाउंट आएगा 1680। इफ यू सी प्रॉपरली, हर एक चीज हम लोग ने क्या किया है, नोट्स टू अकाउंट्स में ही लिखा है, पूरा का पूरा सम हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में ही सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स का टोटल कर करके हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में और पीएनएल में फीड करेंगे और ऑटोमेटिकली सम विल टैली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में जाएगा 8950। जनरल एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में जाएगा 8950। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अदर एक्सपेंस में 2400। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ ही है, राइट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2400, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2400। एडवर्टीजमेंट अदर एक्सपेंस में जाएगा 3800। एडवर्टीजमेंट अदर एक्सपेंस में 3800। बोनस एम्प्लॉय एक्सपेंस में 10500। बोनस विल गो टू एम्प्लॉय का एक्सपेंस, बोनस 10500। अकाउंट रिसीवेबल मतलब ट्रेड रिसीवेबल 38700। तो ट्रेड रिसीवेबल में आ जाते हैं हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल बोले तो यहाँ पे डेटर्स कितना है 38,700। यूजुअली कैसे होता है, अपन डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो यही अपना फाइनल अमाउंट आएगा। नेक्स्ट क्या है, अकाउंट पेएबल कहाँ जाएगा, ट्रेड पेएबल्स 35,200। ट्रेड पेएबल में, ट्रेड पेएबल का कॉलम हमने बनाया है या नहीं, ट्रेड पेएबल का कॉलम हमने नहीं बनाया है, तो लास्ट में बना देते ट्रेड पेएबल्स। जिस किसी भी नोट्स टू अकाउंट्स में एक ही आइटम है, सिर्फ एक आइटम, तो नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग ईच एंड एवरी नोट्स टू अकाउंट्स, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में करना था मेरे को, इसीलिए मैं सब कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेड पेबल, ठीक है। ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना है, अकाउंट पेबल 35,200, 35,200 अकाउंट्स पेबल। ओके, देन नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, फर्नीचर लिखा है, कैश एट बैंक है 1,30,000, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक कितना 1,30,000 एंड कैश इन हैंड है 4,700, कैश इन हैंड 4,700। लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 15,700, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर कितना 15,700, राइट।
Bad debts will go to other expense 3,200. Bad debts will go to other expense. Bad debts कितना 3,200. Then next is policy areas और उसके बाद है शेयर कैपिटल. तो ये तुम लोग के शेयर कैपिटल में जाएगा. तो अब हमको शेयर कैपिटल में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी देख लेते हैं. तो ये अपना शेयर कैपिटल है. ऑथोराइज कैपिटल के बाद यहाँ पे लिखना है इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल. तो ये अपना हेडिंग रहेगा इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल. और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट क्या, बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे 2500, राइट, फुल्ली कॉल्ड अप. तो यहाँ लिखेंगे 2500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कॉमा. अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फुल स्टॉप है. ऑथोराइज्ड कैपिटल में जो भी तुम लिखते हो ईच के बाद फुल स्टॉप, ईच के बाद फुल स्टॉप. लेकिन अगर तुम लोग इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप का बात करते हो तो 2500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ईच के बाद कॉमा, और कॉमा करने के बाद तुमको लिखना पड़ेगा फुल्ली पेड अप लिखो अगर सबने पैसा भर दिया है तो, फुल्ली कॉल्ड अप लिखो अगर पॉलिसी ईयर्स है तो, अगर 100 में से 80 पेड है तो 80 पेड अप लिखो, 70 पेड है तो 70 पेड अप लिखो, राइट. चलो यहाँ पे आ जाएगा फुल्ली कॉल्ड अप. कितना, दैट कम्स टू 2,50,000. उसी में सब लोग माइनस कर देंगे पॉलिसी अरियर्स. कितना अमाउंट है पॉलिसी अरियर्स का, 5,000. So 2,50,000 minus 5,000, that comes to 2,45,000. So this is the amount of what, share capital. Okay. तो अगर मैं पूरे क्वेश्चन को एक बार सम अप करूं तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड किया. इसमें ट्रायल बैलेंस में हम लोगों को टैली करके नहीं दिया था तो हमने डेबिट क्रेडिट करके पहले टैली करके चेक किया ताकि हम लोग को पता चले कौन सा आइटम डेबिट करना है और कौन सा आइटम क्रेडिट करना है, राइट. फिर हमने क्या किया, जो भी एडजस्टमेंट थे उसके डबल इफेक्ट दिए, जो भी ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आइटम थे उसके पोस्टिंग किए, और ईच एंड एवरी आइटम हम लोगों ने सब कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में ही लिखा है. अब तक हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट में कुछ भी लिखा नहीं है, राइट. तो नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बन गया. रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स हम टैली नहीं कर सकते, हम अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अब तक हम लोगों को ये वाला अमाउंट मिला नहीं है. और ये अमाउंट कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट टैली करने के बाद. ओके, चलो आगे देख लेते हैं. लॉन्ग टर्म बोरिंग का अमाउंट है 15,700, राइट. व्हाट इज द टोटल ऑफ अदर करंट लायबिलिटी, other current liability, that is 5,200, 5,200 plus 1,200 plus 600 plus 4,250. So that comes to 11,250. Okay. Then short term provisions 12,250. फिक्स्ड एसेट का टोटल कर लेते हैं, क्या आएगा 68,425 प्लस 15,390, total is 83,850. Okay. Then inventory 91,500,
Trade receivable 38,700. Cash and cash equivalent will be 1,34,700. Then short-term loans and advances is 1,680. Revenue from operations 6,25,000. Other income will be 3,150. Purchases 3 lakhs. Then changes in inventory अगर मैं बात करूँ 41,500 तो आएगा, बट याद रखना वो नेगेटिव है क्योंकि 50 minus 91,500 अमाउंट विल बी नेगेटिव, राइट. देन एम्प्लॉय एक्सपेंस कितना आएगा 75,200. 75,200 plus 19,700 plus 10,500. That gives me 1,05,400. Okay. Then next, depreciation and amortization 12,075 plus 1,710. That gives me 13,785. राइट. यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट है ही नहीं, तो ऐसे टाइप का अगर ये नोट्स टू अकाउंट नहीं भी बनाया तो स्टिल इट इज ओके. एंड देन अदर एक्सपेंस का टोटल क्या है, दैट इज 6,600 प्लस 4,250 प्लस 4,200 प्लस 5,040 plus 8,950 plus 2,400 plus 3,800 plus 3,200. Total is 38,440. 38,440 and trade payable कितना है 35,200. ओके. चलो, तो इसी के साथ पूरा का पूरा सम हम लोगों ने नोट्स टू अकाउंट्स में फिलअप कर दिया है. अब वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस शीट में और P&L में फीड करेंगे. ओके. नोट नंबर 1 याद रखना. अब ये 5 लाख किसी काम का नहीं है, तुम लोगों को ऐसा क्रॉस करने का जरूरत नहीं है. मैंने किया है सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए. ओके. तुमको वैसे का वैसे ही रखना. चलो, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल इज 2,45,000. तो नोट नंबर 1 यहाँ पे शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 अमाउंट विल बी 2,45,000. नोट नंबर 2 है रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट एज ऑफ नाउ हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि P&L अकाउंट टैली करने के बाद ही आएगा. राइट. यहाँ पे कोई नोट नंबर नहीं है, ये अमाउंट भी नहीं है अपने पास, अलॉटमेंट पेंडिंग भी नहीं है. राइट. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अगर हम लोग बात करें तो इट इज नोट नंबर 3 15,700. लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 अमाउंट इज 15,700. राइट. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी नहीं है, है ना. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है अपने पास, चेक कर लेते हैं. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है. शॉर्ट टर्म अदर करंट लाइबिलिटी 11,250. अदर करंट लाइबिलिटी 11,250. राइट. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है. अदर करंट लाइबिलिटी का शेड्यूल नंबर नोट नंबर 4 है. राइट. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का क्या है सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट नंबर है 5 एंड दिस इज 12,250. नोट नंबर 5 एंड दिस इज 12,250. ट्रेड पेबल्स हम लोगों ने लास्ट में एकदम एंड में बनाया है, तो जरा चेक कर लेते हैं लास्ट में एकदम एंड में.
Trade payable schedule number 1935-200. Note number is 19 and amount is 35-200. 1935-200. ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सब तुम लोग नोट्स टू अकाउंट्स नहीं भी बनाओगे जहाँ पे सिर्फ एक एक आइटम है, स्टिल इट विल डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि जहाँ पे नीडफुल है वहाँ पे बनाओ। ओके, चलो, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स हो गया है, रिजर्व एंड सरप्लस का बाकी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, अदर करंट लाइबिलिटी हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गया, फिक्स एसेट 6 83,815 83,815, इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेफर्ड टैक्स असेट नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, अदर करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्री है, तो जरा चेक कर लेते हैं इन्वेंट्री का भी। इन्वेंट्री शेड्यूल नंबर नोट नंबर 7 91,500, इन्वेंट्री नोट नंबर 7 91,500, ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 8 38,700, trade receivable note number 8 and this is 38,700. Cash and cash equivalent, cash and cash equivalent note number 9 134,700, note number 9 134,700. Short term loans and advances, short term loans and advances note number 10 1680, right, note number 10 1680, अदर करंट असेट्स नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग असेट साइड का टोटल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी अमाउंट भी लो, 83,815 प्लस 91,500 प्लस 38,700 प्लस 1,34,700 plus 1680. So the total is 3,50,390. 3,50,390. ओके, चलो, अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट नंबर 11 4,25,000, note number 11 4,25,000. Other income is note number 12, note number 12 3,150, राइट, तो ये अमाउंट आ गया 3,150, दोनों को प्लस करेंगे तो दैट कम्स टू 4,28,150, राइट। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ही नहीं, परचेसेस कितना है वो देख लेते हैं। परचेसेस का नोट नंबर है 13, दैट इज 3 lakhs, चेंजेस इन इन्वेंट्री 14, 41,500, this is 13, amount is 3 lakhs, this is 14, amount is 41,500, लेकिन वो क्या है, नेगेटिव, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है एंड द अमाउंट इज व्हाट, नेगेटिव 41,500, ओके। देन नेक्स्ट, एम्प्लॉय एक्सपेंस नोट नंबर 15 1,05,400, एम्प्लॉय एक्सपेंस 1,05,400, note number 15. Depreciation and amortization
Depreciation and amortization 13,785. So that will be 13,785. Note number 16. फाइनेंस कॉस्ट है नहीं. अदर एक्सपेंसेस इज, यहाँ पे नोट नंबर 17 था और ये 18 है. फाइनेंस कॉस्ट इज नील. फाइनेंस कॉस्ट इज नील. नोट नंबर 17. अदर एक्सपेंस नोट नंबर 18. टोटल इज 38,440. अदर एक्सपेंस इज 38,440. ओके, तो चलो लेट्स टेक द टोटल. 3 lakhs प्लस minus 41,500 plus 1,05,400 plus 13,785 plus 38,440, and the total comes to 4,16,125. ओके, चलो इनकम में से माइनस करेंगे. सो 4,28,150 minus 4,16,125, that gives you 12,025, राइट. तो ये जो 12,025 वो क्या है? बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड बिफोर टैक्स. माइनस कर देंगे एक्सेप्शनल आइटम्स विच इज नील. तो 12,025 वंस अगेन. माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दैट इज ऑल्सो नील. तो 12,025 वंस अगेन. माइनस कर देंगे टैक्स, वो भी नील है. सो 12,025 वंस अगेन. एंड दिस 12,025 हम लोग आ जाएंगे अपने शेड्यूल 2 में, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2, और यहाँ पे लिख देंगे 12,025. तो मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 6,220 प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट 12,025, टोटल 18,245. उसमें से लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 4,000 लेस 12,250 is your dividend. तो 1,995 is my amount of P&L. So what is my amount of reserves? 1,995 plus 29,000, right? So that comes to 30,995. तो फॉर्मेट में आ जाते 30,995 will be your amount of reserves. 30,995. ओके, चलो अब देखते हैं, टोटल कर लेते हैं. 2,45,000, राइट, प्लस 30,995 प्लस 15,700 प्लस 35,200 प्लस 12,250. The total comes to 3,39,145. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ, इट इज 3,39,145 और यहाँ पे इट इज 3,50,395. ओके, तो अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या हम लोगों ने गलती की? एक बार जरा हम लोग फिर से टोटल करके चेक कर लेते हैं. 2,45,000 प्लस
30,995 plus 15,700 plus 35,200 plus 11,250 plus 12,250. अरे ये तो टैली हो गया 3,50,395. सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ रहेगा गलती से. So the total amount is 3,50,395. ओके, चलो तो इसी के साथ ये सब टैली हो गया है. मैं एक बार ना तुम लोगों को इनका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ. ये सॉल्यूशन जरा एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है. तो यहाँ पे देखो इन लोग का अमाउंट 2,45,000, 30,995, 15, 35, 200, 11,250 एंड दिस इज द टैली अमाउंट. ओके, सिमिलरली ये फिक्स सेट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. दिस इज द टोटल. अब यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इन लोगों ने ना यहाँ पे शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल नहीं लिखा, बट आई विल सजेस्ट यू जैसे मैंने सीखा वैसे ही करो. ओके, यहाँ पे एक इन लोगों ने क्या किया है, इफ यू सी प्रॉपरली यहाँ पे ये प्रॉफिट फॉर द ईयर खत्म हो गया, राइट. यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम लोगों ने नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस वहां पे प्रेजेंट किया, ये पूरा का पूरा. आई विल सजेस्ट यू कि तुम लोग भी नोट्स टू अकाउंट्स में ही नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में ही ये पूरा ब्रैकेट प्रेजेंट करो, ठीक है. यहाँ पे लिखना मत, यहाँ पे ये पूरा प्रेजेंट करना नहीं चाहिए. वो कहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए, नोट नंबर 2. पहले जब हम लोग P&L अकाउंट बनाते थे हम लोग यहीं पे दिखाते थे, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 उसको हम लोगों को क्या करना है, नोट नंबर 2 में बताना है. दैट इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड के अंदर जैसे मैंने प्रेजेंट किया वैसे. ओके, देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिख रहा है, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग सब उसने यहाँ पे ले लिया. हम लोगों ने क्या किया है, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिया ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई मटेरियल है ही नहीं, हमने कोई मटेरियल कंज्यूम ही नहीं किया. तो हमने क्या किया, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग अपना चले गए चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री में, और ये परचेस हम लोगों ने कहा लिखा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में. एट द सेम टाइम उन लोगों ने वेजेस यहाँ पे लिखा है मटेरियल कंज्यूम में, जबकि उसका राइट प्लेस कहाँ पे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, या फिर तुम लोग बोल सकते हो एम्प्लॉय एक्सपेंस. ओके, बाकी यहाँ पे अगर अदर एक्सपेंस में देखोगे तो उन लोगों ने सब एक्सपेंस ऐड करके लिख दिया है. हम लोगों ने एक एक एक्सपेंस अलग से प्रॉपरली डिटेल में लिखा है. ओके, मैंने तुम लोगों को ये डिफरेंस सिर्फ इसलिए बताया सो दैट कि तुम लोगों को पता रहे कि मैंने क्या किया और यहाँ पे आंसर उन लोगों ने क्या दिया है. राउंड एंड राउंड इट इज सेम, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन में डिफरेंस. ओके